कहानी की शुरुआत होती है भविष्य के वर्ष 2045 से, जब इंसानियत ने धरती को बचाने के लिए एक ऐसा उपकरण बनाया था जो मौसम को नियंत्रित कर सके, ताकि बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग पर रोक लगाई जा सके। परंतु किसे पता था कि इंसान का यह प्रयास ही उसके अंत की शुरुआत बन जाएगा। इस मशीन की एक गलती ने पूरी पृथ्वी को नए हिमयुग, न्यू आइस एज में धकेल दिया। जहां कभी जीवन फल फूल रहा था, वहां अब सिर्फ बर्फ, ठंड और मौत की खामोशी थी। मानव सभ्यता के कुछ बचे खुचे लोग अब भूमिगत बंकरों में रह रहे हैं। ऐसे ही एक ठिकाने कॉलोनी 7 में एक युवा इंजीनियर सैम एंटीना ठीक करने में व्यस्त है। तभी उसकी नजर पास में हो रही एक भयावह घटना पर पड़ती है। एक बूढ़े व्यक्ति को, जो बीमार था, मैसन नाम का आदमी जबरदस्ती बंकर से बाहर निकाल रहा था। सैम दौड़कर उसे रोकने की कोशिश करता है। उसे जाने दो, उसे मत मारो। लेकिन मैसन के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। वह ट्रिगर दबाता है और गोली की आवाज बंकर की दीवारों में गूंज उठती है। उस पल सैम समझ जाता है कि अब यहां इंसानियत नहीं, बस डर का शासन बचा है। इस बंकर में अब एक नया नियम लागू हो चुका था। अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसे क्वारंटीन किया जाएगा। अगर वह ठीक नहीं हुआ तो या तो गोली खानी होगी या फिर बर्फीली मौत को गले लगाना होगा। इस नई दुनिया में जिंदा रहना अब किसी वरदान से कम नहीं, क्योंकि यहां दुश्मन ठंड नहीं, इंसान खुद बन चुका है। कॉलोनी 7 की ठंडी और अंधेरी सुरंगों में जिंदगी बस किसी तरह रेंग रही थी। यहां हर इंसान दिन रात एक ही मिशन पर था, जिंदा रहना। हर कोई अपने हिस्से का काम करता। कोई बीज बोता, कोई बर्फ पिघलाकर पानी बनाता, तो कोई पुराने डिब्बों में आखिरी अनाज के दाने छुपाता। पर सच्चाई यह थी कि उनकी गिनती अब पहले जैसी नहीं रही। हर सर्दी कुछ चेहरे ठंड में जम जाते, कुछ भूख से। धीरे धीरे कॉलोनी 7 अब बस एक भूखे लोगों का मकबरा बनती जा रही थी। इन्हीं कठिन दिनों में एक अफवाह फैलने लगी कि कहीं बर्फ के पार एक ऐसी जगह है जहां सूरज अब भी चमकता है, जहां पेड़ पौधे उगते हैं और जहां हवा में मौत नहीं, उम्मीद बहती है। लोग उसे वादा की धरती कहने लगे, लेकिन सैम के लिए वो बस एक झूठी कहानी थी। जब पूरी धरती बर्फ में दफन है तो कोई स्वर्ग कैसे बच सकता है? इसी बीच सैम गया ब्रिग्स के पास, जो कॉलोनी 7 का सख्त लेकिन न्यायप्रिय नेता था। सैम ने बताया कि मैसन ने नियम तोड़ दिया। उसने बीमार आदमी को कोई विकल्प दिए बिना मार दिया। ब्रिग्स कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन तभी उसे एक और बड़ी खबर मिली। कम्युनिकेशन रूम से चॉपर दौड़ता हुआ आया। सर, हमें कॉलोनी 5 से SOS सिग्नल मिला है, लेकिन अब वो जवाब नहीं दे रहे। ब्रिग्स के माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। वो जानता था अगर कॉलोनी 5 खत्म हो चुकी है तो अगला नंबर उनका हो सकता है। उसने तुरंत आपातकालीन मीटिंग बुलाने का आदेश दिया, लेकिन इससे पहले उसने सैम को एक और काम दिया। विक्टर से मिलो, पता करो कि हमारी फूड सप्लाई कितनी बाकी है। सैम जब विक्टर के पास पहुंचा तो वहां की हालत और भी भयावह थी। पशुपालन क्षेत्र में पसरा सन्नाटा टूटी उम्मीदों जैसा था। नवजात खरगोश सब मर चुके थे और बचे थे सिर्फ 12, जिनमें से एक ही मादा जीवित थी। विक्टर ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर यही हाल रहा तो कुछ महीनों में हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। सैम ने चारों ओर देखा। ठंड, भूख और डर अब इस कॉलोनी का असली धर्म बन चुके थे। इस बीच कॉलोनी 7 के सख्त नेता ब्रिग्स सीधा मैसन के पास पहुंचा। चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि वो ठंडापन था जो सिर्फ बर्फीली मौत में दिखता है। तुमने इंसान को मौका दिए बिना गोली चला दी मैसन, ब्रिग्स ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा। मगर मैसन अड्ढा रहा। अगर हमने उन्हें जाने दिया तो वो वापस आएंगे, हमारे अनाज, हमारी आखिरी उम्मीद छीनने। इसी बीच सैम अपनी प्रेमिका केई से मिलने गया। वो कॉलोनी की टेक्निकल एक्सपर्ट थी, जो पुराने उपग्रहों से दुनिया की तस्वीरें पढ़ सकती थी। केई ने उससे कहा, मुझे खरगोशों के लिए कुछ प्रोटीन पिल्स चाहिए, वे भूखे मर रहे हैं। पर असल में उसके मन में कुछ और चल रहा था। वो उपग्रह के सिग्नल्स में बार बार कुछ रहस्यमय निशान देख रही थी, जैसे कहीं दूर बर्फ के नीचे कुछ अब भी जिंदा हो। वो धीरे से बोली, मुझे लगता है मौसम बदलने की वो पुरानी मशीन अब भी मौजूद है। अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो हम इस ठंडे नरक से बाहर निकल सकते हैं। सैम ने उसकी ओर देखा। केई की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। कुछ घंटे बाद कॉलोनी 7 के सभी लोग इकट्ठा हुए। आपातकालीन मीटिंग शुरू होने वाली थी। सैम ने नोटिस किया कि दंपति डेक्स्टर और उसकी पत्नी बार बार खांस रहे थे। उसे समझ आ गया, ये वही जानलेवा फ्लू है जिसने पहले भी कई जिंदगियां ली थीं।
लेकिन सैम ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर मेसन को पता चला तो वो दोनों उसी वक्त मारे जाते, और सैम के दिल में अब भी इंसानियत बाकी थी। कुछ देर बाद ब्रिग्स आया और भारी आवाज में बोला, हमें कॉलोनी 5 से SOS सिग्नल मिला है और अब वहां से कोई जवाब नहीं आ रहा। सन्नाटा छा गया। फिर उसने घोषणा की, मैं एक टीम लेकर कॉलोनी 5 जाऊंगा, हमें पता लगाना होगा कि वहां क्या हुआ। मेसन ने तुरंत विरोध किया, ये पागलपन है, हमारे पास संसाधन नहीं है, हर कदम मौत के बराबर है। लेकिन ब्रिग्स ने ठंडे स्वर में कहा। उसने डेक्स्टर को टीम में शामिल होने को कहा, पर इससे पहले कि डेक्स्टर कुछ बोलता, सैम ने आगे बढ़कर कहा, मैं जाऊंगा, उसकी जगह मैं जाऊंगा। विक्टर का बेटा ग्रेडन भी खड़ा हुआ, मैं भी साथ चलूंगा। विक्टर ने रोका, मगर बेटे ने उसकी बात नहीं मानी। टीम तय हो गई, ब्रिग्स, सैम, ग्रेडन और बाकी कुछ लोग। जाने से पहले ब्रिग्स ने कॉलोनी की कमान केई को सौंप दी। जब तक हम लौट नहीं आते, ये जगह तुम्हारे भरोसे है। मीटिंग खत्म ही हुई थी कि अचानक डेक्स्टर की पत्नी जोर से छींक पड़ी। पूरा हॉल थम गया, सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं। अगर हम बैठे रहे तो वैसे भी मरेंगे। इसके बाद डेक्स्टर और उसकी पत्नी को तुरंत क्वारंटाइन कर दिया गया, लेकिन मेसन इस फैसले से आग बबूला हो गया। उसे गुस्सा था कि ब्रिग्स ने केई को अस्थाई लीडर बना दिया था। वो चिल्लाया, एक औरत हमारे फैसले लेगी, ये पागलपन है। ब्रिग्स ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, मेसन, ये कोई तुम्हारा खेल नहीं है। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, सब मेरी तरह केई की बात मानेंगे, समझे? वो इतना कहकर मुड़ गया और कॉलोनी 7 पर ठंडी चुप्पी छा गई। अगली सुबह ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन अपने मिशन पर निकल पड़े। उनके सामने सिर्फ बर्फ, हवा और मौत थी। हर कदम पर ठंडी हवा शरीर को काटती जा रही थी, लेकिन उनका इरादा अडिग था। कई मील चलने के बाद उन्होंने एक पुराना शहर पार किया। वहीं उन्हें एक पुराना मौसम नियंत्रक टावर मिला, जो कभी इंसानियत की उम्मीद था, अब बस जमे हुए लोहे का ढांचा। आगे बढ़ते हुए वे एक टूटी हुई पुलिया ब्रिज पर पहुंचे। तीनों ने सावधानी से कदम बढ़ाए। नीचे गहराई में बर्फीली हवा ऐसे बह रही थी जैसे मौत सांस ले रही हो। पुल पार करने के बाद उन्हें एक गाड़ी दिखी। अंदर एक आदमी बैठा था, हाथ में पिस्टल थी और उसकी गोद में उसकी बीवी और बच्चा, दोनों मृत पड़े थे। सैम ने धीरे से कहा, शायद उसने पहले उन्हें बचाने की कोशिश की और जब नहीं बचा सका तो कोई शब्द नहीं बचे थे। रात होते होते उन्हें एक गिरा हुआ हेलीकॉप्टर दिखा। उन्होंने वहीं डेरा डाल लिया। थोड़ी आग जलाई, थोड़ी उम्मीद, और अगले दिन आखिरकार वे पहुंच गए कॉलोनी नंबर 5। लेकिन वहां स्वागत करने वाला कोई नहीं था, सिर्फ खून के निशान, टूटी चीजें और एक अजीब सन्नाटा। ब्रिग्स ने ग्रेडन को एक पिस्तौल थमाई, सावधान रहो, अगर कुछ भी हिला पहले गोली चलाना। वे धीरे धीरे अंदर बढ़े। दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी पाइपें और सड़ी हुई गंध। अचानक एक हल्की आवाज आई, दरवाजा बंद करो, जल्दी बंद करो। तीनों ने मुड़कर देखा। एक कमजोर, थका हुआ आदमी वहां पड़ा था। नाम था लिलिन। सांस लेते हुए उसने कहा, कुछ दिन पहले हमने अपनी कम्युनिकेशन एंटीना ठीक की थी और तभी हमें एक वीडियो मिला। ब्रिग्स झुककर बोला, कौन सी वीडियो? लिलिन ने कांपते हुए कहा, एक आदमी था, उसने बताया कि उसने वेदर कंट्रोल डिवाइस फिर से चालू कर दिया है। उसने बर्फ पिघलाने में कामयाबी पाई। सैम की आंखें चौड़ी हो गईं। लिलिन ने आगे कहा, लेकिन उसे बीज चाहिए थे खेती करने के लिए, और जैसे ही हमारी कॉलोनी ने यह सुना, उसकी आवाज टूट गई। सब बाहर निकल पड़े उसे ढूंढने, और फिर वो रुक गया। चारों ओर सन्नाटा था। ब्रिग्स ने धीरे से पूछा, फिर क्या हुआ लिलिन? लिलिन की आंखों से आंसू बर्फ में जम गए। ये बात सुनकर ब्रिग्स ने तुरंत आदेश दिया कि यहां से जितना भी राशन और जरूरी सामान है सब लेकर चलो, और इस आदमी लिलिन को भी हमारे साथ ले चलते हैं। लेकिन लिलिन के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। उसकी आंखें कांप रही थीं और वह जमीन पर गिरते हुए बोला, न, मैं यहां से नहीं जाऊंगा। और ब्रिग्स और बाकी टीम को कमरे के बाहर अकेला छोड़ दिया। चारों तरफ घना अंधेरा, दीवारों पर जमी बर्फ और दूर किसी सुरंग से आती भयावह चीखें। आवाजें इतनी गहरी थीं मानो पूरा कोल्ड स्टोरेज ही किसी नरक का दरवाजा बन गया हो। ब्रिग्स ने धीरे से कहा, सतर्क रहो, कुछ तो है यहाँ। वे आवाज की दिशा में बढ़े, बंद दरवाजे को धकेला, और जो नजारा सामने था, फर्श पर बिखरे थे इंसानी हड्डियों के ढेर और कमरे के कोने में कुछ इंसान जैसे दिखने वाले लेकिन विकृत और खून से सने कैनिबल्स, मानव भक्षी, जमकर भोज कर रहे थे अपने ही साथियों के मांस पर। उनकी आंखें लाल चमक रही थीं, दांत खून से लथपथ, और जैसे ही उन्होंने ब्रिग्स को देखा,
वे सभी एक साथ गर्जना करते हुए दौड़ पड़े। सैम ने कांपते हुए बंदूक उठाई। हे भगवान, ये तो इंसान नहीं रहे। अब खेल शुरू हो चुका था, एक बंद कोल्ड बंकर में, जहां जिंदा रहने का एक ही नियम था, या तो तुम खाओ या खा लिए जाओ। वे लोग देर से पहुंचे थे और अब बहुत कुछ बदल चुका था। ग्रे और उसकी टीम रास्ते में बर्फीले तूफान के बीच मुख्य दल से अलग हो गई थी। किसी को समझ नहीं आया कि कब और कैसे, लेकिन अगले ही पल दो खूंखार कैनिबल्स मानवभक्षी ने उन पर हमला बोल दिया। वो हमला इतना तेज था कि कुछ सेकंड में ही चारों तरफ खून और चीखों की गूंज फैल गई। ब्रिग्स और सैम वहां पहुंच गए। दोनों ने बिना एक पल गंवाए अपनी बंदूकें तान दी। गोलियों की आवाज बर्फीली सुरंगों में गूंज उठी। एक एक करके दोनों कैनिबल्स गिर गए, लेकिन तब तक ग्रे की टीम पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब बस बचे थे ब्रिग्स और सैम, और उनके सामने मौत का रास्ता। हमें यहां से निकलना ही होगा, ब्रिग्स चिल्लाया। वे दोनों तेजी से आगे बढ़े, हर उस कैनिबल को गिराते हुए जो रास्ते में आया। ब्रिग्स ने एक राक्षस के साथ सीधी भिड़ंत की। खून, दहाड़ और ठंडी हवा में बारूद की गंध भर गई। अंत में उसने उसे गोली मार दी, लेकिन इस एक गोली ने बाकी सारे कैनिबल्स को पागल कर दिया। उनका नेता लहूलुहान फिर भी जिंदा, गर्जना करते हुए दीवारों से टकरा गया। उसकी चीख ने पूरे बंकर को हिला दिया। ब्रिग्स ने तुरंत अपनी जेब से डायनामाइट निकाली, आग लगाई और उसे सुरंग में फेंक दिया। एक भीषण धमाका हुआ और उनके पीछे का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो गया। वे दोनों बर्फ के सागर में चल पड़े, चेहरों पर बर्फ, दिलों में डर और उम्मीद की बस एक आखिरी चिंगारी। कई घंटों बाद उन्हें एक पुराना हेलीकॉप्टर मिला जो आधा बर्फ में धंसा हुआ था। उन्होंने उसे अस्थायी शरण बना लिया। थकान से चूर ब्रिग्स ने आग जलाई और धीरे से बोला, जानते हो सैम, जब मैं मिलिट्री में था, एक बार हमने 20 लोगों को एक स्टेडियम में बचाया था। कुछ को खाना बांटा, कुछ का इलाज किया, पर उस दिन मैंने सीखा, कभी कभी इंसान को बचाने से ज्यादा मुश्किल होता है इंसानियत को जिंदा रखना। बाहर बर्फ गिरती रही और भीतर दो इंसान सोचते रहे, क्या वे अब भी इंसान बचे हैं या धीरे धीरे खुद भी उसी अंधेरे का हिस्सा बन रहे हैं जिससे वे भाग रहे थे। उस वक्त मैसन ब्रिटिश आर्मी का हिस्सा था। वह और उसकी टीम ने सोचा कि अब इस जगह को छोड़कर किसी नए ठिकाने की तलाश करनी चाहिए, जहां इंसानियत अब भी जिंदा हो और ऐसी दरिंदगी फिर कभी ना दोहराई जाए। शाम के वक्त जब वे वापस लौटने लगे तो उन्हें पता चला कि नरभक्षी उनके पीछे पीछे आ गए हैं। डर था कि अगर वे इन्हें नहीं रोक पाए तो ये कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे। इसलिए ब्रिक्स और उसके साथी ने फैसला किया कि उन्हें पुल को उड़ाकर रास्ता बंद करना होगा, लेकिन हालात उनके खिलाफ थे। विस्फोट के लिए लगाई गई आग ठंडी हवा के झोंकों से बुझ गई। यह देखकर ब्रिक्स ने बिना सोचे समझे दोबारा आग जलाने की कोशिश की, जबकि नरभक्षी झुंड बनाकर उस पर टूट पड़े। उसने डटकर मुकाबला किया, लेकिन तभी जब वो आग सुलगा रहा था, डायनामाइट अचानक उसके हाथों में ही फट गया। कभी कभी इंसानियत बचाने के लिए इंसान को खुद को मिटाना पड़ता है, और यही ब्रिक्स ने किया। इसी बीच कॉलोनी नंबर 7 में मैसन ने आदेशों की अवहेलना करते हुए डेक्स्टर और उसकी पत्नी को मौत के घाट उतारने के लिए बाहर ले गया। उसने पहले डेक्स्टर की पत्नी को गोली मार दी, लेकिन जैसे ही वो डेक्स्टर पर बंदूक तानने वाला था, तभी केई वहां पहुंच गई और उसने मैसन पर बंदूक तान दी। दोनों के बीच तीखी बहस चल ही रही थी कि अचानक दूर से सैम की चीख सुनाई दी, जो मदद के लिए पुकार रहा था। इस मौके का फायदा उठाकर डेक्स्टर भाग निकला, जबकि केई सैम को बचाने के लिए उसकी ओर दौड़ी। लेकिन जैसे ही वह सैम के करीब पहुंची, सब कुछ बदल गया। कुछ घंटे बाद सैम किसी तरह मौत से जाग उठा, लेकिन उसने बताया कि ब्रिक्स और ग्रेडन अब इस दुनिया में नहीं रहे। उसी वक्त मैसन वापस आया। उसने सैम को हथकड़ी लगाकर एक कमरे में बंद कर दिया और खुद को कॉलोनी का नया नेता घोषित कर दिया। उसने सख्त नियम लागू किए। अब से हर किसी को आधा खाना मिलेगा, जो बीमार दिखेगा उसकी जांच की जाएगी, और जो काम करने से मना करेगा उसे भोजन नहीं मिलेगा। सैम ने सबको चेतावनी दी कि उन्हें इस कॉलोनी से तुरंत निकल जाना चाहिए, वरना नरभक्षी जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। मगर मैसन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया और कमरे से बाहर चला गया। तभी एक छोटे से लड़के रोवन ने बहादुरी दिखाते हुए मैसन की जेब से चाबी चुरा ली और जाकर सैम को आजाद कर दिया। कभी कभी हीरो वही होता है जो सबसे छोटा दिखता है, और रोवन ने उस दिन ये साबित कर दिया। वहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। सैम को आखिरकार केई मिलती है,
जो एक कमरे में फंसी होती है। बड़ी मुश्किल से दरवाजा तोड़कर वह उसे आजाद करता है। आजाद होने के बाद सैम केई के कंप्यूटर पर जाकर उस वीडियो की लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है जो उसने कॉलोनी 5 में देखी थी। शुरुआत में स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें एक ऐसी जगह दिखाई देती है जहां बर्फ बिल्कुल नहीं है। एक हरी भरी जमीन जो इस जमी हुई दुनिया में किसी चमत्कार से कम नहीं थी। यह देखकर दोनों का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वे जल्दी जल्दी वहां से बीज और पौधों के नमूने उठाते हैं ताकि बाकी बचे लोगों को यह खुशखबरी दे सकें। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक मैसन और उसके आदमी उनके सामने आ जाते हैं। मैसन उन्हें रोककर कहता है, हम सबकी एक ही उम्मीद है, अनुशासन, और तुम दोनों उसे तोड़ रहे हो। सैम और केई में उसकी बात पर बहस छिड़ जाती है और तभी बाहर से एक जोरदार धमाका सुनाई देता है। सभी चौंक जाते हैं। मैसन तुरंत आदेश देता है, हर वो आदमी जो गोली चला सकता है उसे हथियार दो, बाकी सब छिप जाओ। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नरभक्षी कैनिबल्स ने कॉलोनी की दीवारें तोड़ दी थीं। कुछ ही पलों में वे कई कमरों में घुस आए। एक नरभक्षी तो हवा की नलियों से रेंगता हुआ बाहर निकला, सीधे हेलीकॉप्टर के सामने, और वहीं सब कुछ अराजकता में बदल गया। इधर कॉलोनी के अंदर हड़कंप मच चुका था। हर तरफ अफरा तफरी थी। लोग भाग रहे थे, चिल्ला रहे थे और कुछ तो जान बचाने के लिए दीवारों में बने छेदों में छिपने की कोशिश कर रहे थे। इस बीच जब चारों ओर लोग मर रहे थे, सैम और केई ने तय किया कि अब रुकना मौत को बुलाने जैसा होगा। दोनों ने एक साथ वापस लौटने का फैसला किया, जबकि विक्टर अब भी बहादुरी से लड़ता रहा। पर आखिरकार अपनी आखिरी सांस तक लड़ते लड़ते वो शहीद हो गया। जब सैम और केई किसी तरह वापस छिपने की जगह पहुंचे तो देखा मैसन पहले से वहां मौजूद था। पर उसकी बेरहमी यहां भी नहीं रुकी। उसने बिना सोचे दरवाजा बंद कर दिया और सैम केई को बाहर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन तभी एक साथी ने हिम्मत दिखाई। उसने मैसन को रोक लिया और सैम व केई को दरवाजे के अंदर आने का मौका दे दिया। अब सब समझ चुके थे, इस कॉलोनी में रहना मतलब धीमी मौत का इंतजार करना है। सैम ने तुरंत प्लान बनाया। वो एयर चैनल खोलने लगता है ताकि सब उस रास्ते से भाग सकें। मैसन गुस्से में चिल्लाया, बाहर मौत है, वो हमें मार डालेंगे। पर सैम, केई और बाकी बचे लोग अब डर से परे थे। सैम ने मैसन की आंखों में देखा और उसके हाथ में एक बंदूक रख दी, कहते हुए, अगर रहना है तो लड़ना सीखो। इसके बाद सैम और बाकी बचे लोग बाहर निकल गए। लेकिन नरभक्षी भी पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। उनका लीडर अब खुद सैम के पीछे था। अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें बाहर निकलना ही होगा। भयंकर जंग छिड़ गई। गोली, खून और चीखों के बीच सैम एक प्रजनन कक्ष, ब्रीडिंग रूम में फंस गया। वो लगभग मर ही गया था, पर आखिरी पल में उसने अपनी पूरी ताकत जुटाई और वहां से निकलकर बाकी लोगों को आजाद करा दिया। अब उनका असली मकसद साफ था। वो उसी जगह जाना चाहते थे जिसका पता सैम ने पहले सैटेलाइट पर देखा था। एक ऐसी जगह जहां बर्फ नहीं बल्कि जीवन की गर्माहट थी। भले ही रास्ता लंबा और खतरों से भरा हो, पर अब वापसी का कोई सवाल नहीं था। उन्हें आगे बढ़ना ही था, क्योंकि उम्मीद की आखिरी लौ अब भी जल रही थी। और यहीं खत्म होती है दी कॉलोनी 2013 की यह रोमांचक कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे भी ऐसी ही थ्रिलिंग मूवी एक्सप्लेन वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे।